Good evening, sir. सर मुझे थोड़े डाउट्स थे। किसके रिगार्डिंग बेटा? सर पिछली क्लास के, सर मैं पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि 4 to 5:30 मुझे टाइम सूट नहीं करता, मेरी दूसरी क्लास होती है स्कूल की। सर तो मैं अभी बेटा, सो आई कैन नॉट लिसन आई कैन नॉट हैंडल योर ओके डाउट सर। राइट नाउ. आप मुझसे अपार्ट फ्रॉम क्लासेस यू कैन टेक ओके टाइमिंग्स फ्रॉम मी. आई विल हैंडल योर डाउट्स एट दैट ओके टाइम. सर। ओके, तो अभी तो बेटा क्लासेस हैं, सबकी क्लास हैम्पर हो जाएगी ना. सर क्लास के बाद पूछ लूं, अभी जब आप ठीक है बेटा, बोलेंगे। क्लास क्लास हाँ क्लास के बाद पूछ लेना. ओके सर। Okay, so in the last class we have studied about we started with our chapter atom and molecule. So we were studying atom and molecule. So in this sections, अभी आपने कोई डीपीपी अपलोड नहीं करी है ना? नहीं बेटा अपलोड नहीं हुई है, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी इसकी डीपी. मैं एक ओके साथ सर। कवर अप कर दूं टॉपिक, फिर मैं डीपी अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तैयार है डीपी, बस मैंने टॉपिक खत्म होने का वेट किया है. ओके, देखो लास्ट क्लास में हम सब ने क्या सीखा? एटम के बारे में सीखा, एटम क्या होता है. मॉलिक्यूल के बारे में सीखा, मॉलिक्यूल क्या होता है. ठीक है, हमने एटम्स के बारे में जाना कि एटम डिस्कवर कैसे हुआ, एटम का साइज क्या होता है, एटम का सिंबल कैसे देते हैं, एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो आपको मॉलिक्यूल देते हैं, मॉलिक्यूल किस किस तरह के होते हैं. वी हैव लर्नड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. नाउ वी आर अवेयर दैट अगर ये मैटर है, इफ दीज आर मैटर, दिस मैटर मस्ट बी हैविंग व्हाट? मास. तो इनका मास भी होगा. तो एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास. क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. और एटॉमिक मॉलिक्यूल मास. का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो these are new terms which we need to learn today and it's a very easy term, बहुत easy है. now स्टार्ट करते हैं. सपोज एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं. आप देख सकते हैं जितने एक्स एक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग भी अकॉर्डिंगली होगी. यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके होगा. ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे सारे. इसका वेट 55 केजी, इसका वेट 40 केजी, 43 44 61 62 63 63.5 44.5 61.5 23.5 24.5 83.5 61.61 81.41 85 86 87. अब मुझे बताओ इसका वेट कितना है? एनीवन? किसी को इसका वेट पता है क्या? नो सर. नो सर. इसका वेट सर 55. अब देखिए, ये जब स्टार्टिंग एलिमेंट था तो आपको शायद स्टार्टिंग में आपने इसका वो नंबर सुना तो आपको रिटेन हो गया, लेकिन जब बीच में नंबर्स मैंने बताए तो आप वो रिटेन नहीं कर पाए. और जबकि अगर आप ध्यान दें तो यस मैंने बहुत सर. सिंपल नंबर, मैंने ज्यादातर होल नंबर यूज किए हैं और डेसिमल नंबर भी यूज किया है. तो मान लो 2 डिजिट तक यूज किया है मैंने डेसिमल के बाद. तो दीज आर सिंपल सिंपल नंबर्स, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है ये. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं बोल रहा हूँ तो मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ मैं. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत हार्ड, जिसको मेमोराइज नहीं कर पाए. कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा मतलब ये है. कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स में कुछ और होता है. तो आसान भाषा में ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि ये नंबर तो इजी इजी नंबर है, तब भी आप उसको याद नहीं करना कर पाए, रिटेन नहीं कर पाए. अगर मैं एटम्स की बात करूं तो आप सभी को पता है कि एटम किसके होते हैं? एलिमेंट के होते हैं. और एलिमेंट कितने होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं. यानी कि 118 एटम के अगर मैं मासेस हाइड्रोजन के मास की बात करूं तो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. तो आपको लगता है कि ऐसी ऐसी वैल्यूज आप 118 एलिमेंट्स याद कर पाओगे? नो सर.
So this is a No, very sir. very No, sir. very No, tedious sir. task for us. ये बहुत एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया हमारे लिए। तो सर क्या अब मैं, मास का हाँ बोलो नंबर बेटा तो बोलो, हाँ बोलो। सर मास का मतलब मास नंबर नहीं है ना, मास का मतलब उसका वेट या फिर वेट मतलब देखो बेटा, वेट अलग है, मास अलग है। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। वेट का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर मैटर ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है mg, Yes, sir. weight is equals to mg, and here m is mass and weight is mass into acceleration due to gravity, so both are different thing। केमिस्ट्री में ये Yes, मिक्स sir. होता रहता है, कोई मास बोल देगा, कोई वेट बोल देगा, वो चलता रहता है उनका, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन हाँ फिजिक्स की बात करूँ तो ये अलग अलग है, केमिस्ट्री में भी अलग अलग है, लेकिन इतना हमें हम जी की वैल्यूज में हम खेलते नहीं है, इसलिए हम मास को वेट बोल देते हैं, हालांकि टेक्निकली वो गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मासेस मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, और यू नो दैट दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इज नॉट इजी टू रिटेन, इसको रिटेन नहीं किया जा सकता। चलो आप हाइड्रोजन का कर लोगे, आप कार्बन का भी कर लोगे, कार्बन का इतना होता है, किस किस का करोगे, सवाल तो ये है कि किस किस एलिमेंट का, 118 एलिमेंट किस किस पे Yes, आता sir. है। दिस देयर वी नीड टू हैव सम सॉल्यूशन। सपोज मान लो इसका मैंने वेट कुछ ऐसे रैंडमली फिक्स कर लिया ए, और ये ए इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया है कि इसका वेट 2a हो गया, इसका 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a एंड सो ऑन। इसका वेट कितना होगा? Sir, 15 है। वेरी गुड, 15 आप है। सभी ने सही बोला, 15 है। 15 है। आपने 15 किया है। क्या, आपने रेफरेंस को चूज किया। रेफरेंस हमारा पहला वाला था, पहले वाले एक्स का वेट था ए, आपने फिर वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दी, आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ 15 पोजीशन पे आ रहा है, तो 15 Yes, टाइम्स sir. द मास ऑफ द फर्स्ट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ इस तरह से हम वी कैन इजिली फाइंड आउट कि उस पर्टिकुलर 15 स्टूडेंट का मास कितना होगा एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर एक्स स्टूडेंट। अब मान लो इसका वेट 25 केजी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसका वेट 50 इंटू 25 केजी तो नहीं होगा, ये बच्चा ही है, ठीक है, वो थोड़ा ना है, एलिफेंट थोड़ा ना है। तो ये ए जो है ये भी इसका एक्चुअल वेट नहीं है, ये भी कुछ और है बेटा, ये कुछ अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड है, ये ए भी मैंने कुछ अज्यूम किया हुआ है। आई होप आप ही समझ पा रहे हैं मेरी Yes, बात, sir. ठीक है। Yes, sir. स्क्रीनशॉट Yes, लीजिए, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। Sir, done. सर डन। Sir, done. Okay, so now let us move to the topic which is atomic mass. Now, what is atomic mass? So atomic mass is basically relative mass. Once when I say relative mass, so definitely it is not easy to recall actual mass or absolute mass of every atom. So what we are going to do is we are going to find out relative mass of an atom. What happened? How we came to this particular conclusion? So initially we took hydrogen as a reference. Initially we took hydrogen as a reference, as we know that it is the lightest element, and we tried to observe how other elements are heavier as compared to hydrogen element. Then we switch to oxygen, as we know that oxygen is more reactive as compared to hydrogen, and you know that we found a lot of oxides. We know that non-metal also form oxides, we also know that metal also form oxides. So we know that either metal or non-metal or metalloids, they all react with oxygen. So why not take oxygen then? That's the better reference for understanding the absolute references. ठीक है, हमने ऑक्सीजन चूज किया। अब ऑक्सीजन में दो तरह के आइसोटोप होते हैं, O16 O18। अब ये आइसोटोप क्या होते हैं ये भी समझना पड़ेगा हमें। आइसोटोप वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो चेंज होता है। Yes, आप देख sir. सकते हैं इन दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने 8 हैं,
लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की बात करूं तो 8 है और इसमें कितने हैं, 10 हैं। 10 तो न्यूट्रॉन 10 वेरी कर रहा है। तो आइसोटॉप Yes. वो होता है जिसका न्यूट्रॉन्स का वेरिएशन आता है, ठीक है। सब अब प्रोटॉन सब प्रोटोनियम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जैसे सब हाइड्रोजन के होते हैं। एग्जैक्टली पर हमने ऑक्सीजन को ये इसलिए चूज किया है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा कंपाउंड बनाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी आ गई। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी हम जो समझ रहे हैं ना, रेफरेंस समझ रहे हैं, वो पहला एक्स स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं हम। पहले मैंने हाइड्रोजन को चूज किया, फिर साइंटिस्ट ने बोला ऑक्सीजन चूज करो क्योंकि ऑक्सीजन के ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं, तो ऑक्सीजन को लेना बेटर रहेगा। अब ऑक्सीजन में दो तरह का आइसोटोप होते हैं, O16 O18। फिजिसिस्ट ने बोला O16 लेके काम चला लो, काय को पंगा लेना। और केमिस्ट ने कहा कि हाउ यू कैन से दैट बिकॉज O16 एंड O18 बोथ एग्जिस्ट इन नेचर, तो आपको दोनों को वैल्यू देनी चाहिए। तो ये एक तरह की कंट्रोवर्सी थी जो फिजिसिस्ट और केमिस्ट में थी, ठीक है। अब हुआ क्या, सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो कंट्रोवर्सी हो गई, और जब कंट्रोवर्सी होती है तो बीच का रास्ता निकाल जाता है। तो हम ये तय हुआ कि लेट अस नॉट टेक दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, वी विल टेक सम अदर एलिमेंट एज रेफरेंस एलिमेंट। और अगर आप इसमें अबंडेंस की बात करो तो अबंडेंस में वेरिएशन आता है। अबंडेंस क्या मतलब क्या है मेरा, अबंडेंस का मतलब है नेचर में कितने परसेंटेज पाया जा रहा है उसका, ठीक है। तो ऑक्सीजन O16 और O18 में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हमें एक ऐसा रेफरेंस चूज करना चाहिए जो नेचर में अबंडेंट हो, स्टेबल हो, ठीक है। इस तरह का हमें रेफरेंस चूज करना चाहिए। तो जो लेटेस्ट रेफरेंस चूज किया गया वो कौन सा था, पता किसी को? कार्बन सर, कार्बन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन। तो हमने रेफरेंस चूज कार्बन। किया वो था C12 कार्बन आइसोटोप। अब देखो कार्बन की बात करूं तो कार्बन भी कई तरह के होते हैं, C12, C13, C14, ठीक है। लेकिन जो C12 होता है उसका अराउंड 99.99% नेचर में अबंडेंस होता है, यानी कि इतना पाया जाता है नेचर में ये C12। तो हमने कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया एज रेफरेंस एटम। अब इसकी मदद से हम पता करने वाले हैं कि बाकी एलिमेंट्स का क्या होने वाला है एटॉमिक मास, ठीक है। कई बार समझ पा रहे हो? सर एक बार आपने क्यों नहीं चूज किया, वो एक बार दोबारा बता दीजिए। ऑक्सीजन को इसलिए चूज नहीं किया बेटा क्योंकि सर, उसमें कॉन्ट्रो सर हाइड्रोजन से ज्यादा बेटर कंपाउंड फॉर्मेशन ऑक्सीजन की होती है। अगर आप देखोगे तो हाइड्राइड्स इतने नहीं होते, ठीक है। मेटल के हाइड्राइड्स बहुत कम होते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड होते हैं, लेकिन मेटल के हाइड्राइड्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही बनाते हैं। मॉडरेटली एंड लेसर रिएक्टिव मेटल्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। सो दिस थिंग इज कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चूज करना था जो ज्यादा इजीली रिएक्ट कर रहा हो एनवायरनमेंट से। तो ऑक्सीजन चूज किया। ऑक्सीजन में कंट्रोवर्सी आ गई कि O16 भी है, O18 भी है। तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि दोनों का अबंडेंस बराबर है लगभग, ठीक है। थोड़ा मतलब ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हमें इस तरह का एलिमेंट चूज करना है जो नेचर में हाईली अबंडेंट हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो हमें ऐसा एलिमेंट चूज करना था। तो हमने क्या चूज किया, कार्बन 12 चूज किया। तो कार्बन 12 atom is that atom which has 6 protons, 6 neutrons in its nucleus and its mass number is 12. क्लियर है? यस सर। Yes, sir, clear. सर हाइड्राइड्स मतलब हम यहाँ मेटल और हाइड्रोजन के कंपाउंड, मेटल और हाइड्रोजन कंपाउंड मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल और हाइड्रोजन कंपाउंड नॉन मेटल हाइड्राइड। तो अब हमने क्या चूज किया, कार्बन चूज किया। अब हमने ये बोला कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U। ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U। पर अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। साइंटिस्ट को ये पता था कि जो एटम का जो मास आता है ना, वो इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, तो जो भी एटम मास इंपार्ट करता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। तो ये मास गिविंग फैक्टर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान समझिएगा, मास नंबर अलग है, एटॉमिक मास अलग है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, समझिएगा। मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर 10 लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा 10 लोग का वेट क्या है, तो आप बोलोगे सर हम 100 kg हैं, 10 के 10 मिला करके, ठीक है। वैसे 1000 kg मान लो, एक हर एक 100 kg का हुआ तो, ठीक है, 1000 kg है सर। तो समझिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो वैल्यू है, हमने उसी को ही एटॉमिक मास मान लिया है, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि यही तो मास इंपार्टिंग फैक्टर है। सर आपकी और हमने आवाज बोला, क्लियर नहीं है। बेटा मेरी आवाज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि मैं वाईफाई पे बैठा हूँ। सर Yes, sir, clear. क्लियर सर क्या आवाज क्लियर है आपकी?
आज अब क्लियर आप है। मुझे नहीं कह सकते कि सर आपकी आवाज क्लियर क्लियर है। नहीं है, बिकॉज फ्रॉम माई एंड आई एम यूजिंग 5G इंटरनेट। 5G इंटरनेट क्यों बेटा मैं इस वक्त, तो आप मुझे ये नहीं मत बोलिए कि मेरे नेट प्रॉब्लम है। आप अपने नेटवर्क को देखिए, आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा हो। सर अंडरस्टूड? क्लियर सर, थोड़ा धीरे धीरे वो समझा दीजिए। हाँ यस धीरे सर। बोल सकता हूँ, मैं धीरे बोल देता हूँ बेटा। तो मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक मास की। मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास एक एब्सोल्यूट मास नहीं है, एक्चुअल मास नहीं है। यहाँ पे हमने कार्बन को चूज किया है रिलेटिव मास के रेफरेंस के लिए, क्योंकि कार्बन का जो नेचर का अबंडेंस है वो 99% से भी ज्यादा है। तो हमने कार्बन का जो मास नंबर है वो ऑब्जर्व किया, वो कितना है 12, और हमने बोला कि इसका एटॉमिक मास ही कितना है 12 है। अब इसके मायने क्या है हमें समझना पड़ेगा। अब ये सर यू क्या आ गया, 12 यू क्या बोला आपने, ये यू क्या है? देखो यू से पहले आया था एएमयू। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 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 अरे ये क्या है बेटा, ये स्केल है रिलेटिव मास को, रिलेटिव मास के वैल्यू के साथ यूनिट लगाने के लिए। सर क्या वो क्या होता है, अरे मास की यूनिट होती है ना ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम। तो ग्राम देख के आप कंफर्टेबल फील करते हो ना, वैसे ही आपको यू को देख के भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए, क्योंकि ये भी मास की ही यूनिट है, बट ये रिलेटिव मास की यूनिट है। तो आपके दिमाग देखो, आपका जो दिमाग है वो क्या चलता है कि सर इसके इसके बीच का रिलेशन क्या है, हम वो भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट। सर ले लिया। तो मैंने ये बोला कि जो एटॉमिक मास है कार्बन का, इस 12U। तो मैंने बोला है एटॉमिक मास जो है कार्बन का 12U है। इसका मतलब क्या है, ये एक एटम का मास है। क्या ये एक एटम का मास है? नो सर। यस, इट इज द यस मास सर, ऑफ यस वन एटम। सर, कार्बन के 1 एटम का मास है। यस सर। सर C12 के एक एटम का मास। अब सर कैसे, मतलब हमें तो सर हमें ये पता है मास ऑफ कार्बन एटम इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, वही 12U है। निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। बोल। समझो, देखो बेटा, अगर मैं इसको लिखूं 1U बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। geometry method application। आप यस सर। आपको आपको इसकी वैल्यू तो पता है ना, ये रही, डाल दो। आप, मैंने बोला एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U। आपने बोला सर मैंने तो ये सीखा है तो मैं तो ये डालूंगा। मैंने बोला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस 12 को नीचे लेके आओ, आपको 1U की वैल्यू मिलेगी। इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो 1U के का मायने क्या आया, ये आया। आपको आपने क्या बोला है कि सर कार्बन एटम का मास कितना है 12U, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 अगर करोगे ना, तो आपको 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ही वैल्यू मिलेगी। तो दरअसल मैं बोल यही रहा हूं, और ये अलग अंदाज में बोल रहा हूं, समझ रहे हो? यस सर। डू यू नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1U, पता सर है ना? 1U। यस सर। और Yes, 1U का sir. मतलब कितना, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना होता है, इतना होता है। तो ये रिलेटिव मास हो गया, ये एक्चुअल मास हो गया। बोलो क्या कह रहे हो? सर ये 12U जो है, ये आपने सारे एटम्स का मास लिखा है या फिर एक कार्बन एटम का मास है? कैन यू रीड ऑन द बोर्ड? मैंने लिखा मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास है बेटा, अब क्लियरली लिखा हुआ ये चीज, लिखा है ना मोक्षी का, ये लिखा हुआ है ना? यस सर। कैन यू रीड दैट? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी एक एटम का ही मास पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव मास है। ठीक है, दरअसल हमने एक नया स्केल तैयार किया है यू। पहले तो AMU यूज करते थे, अब ये यू यूज करते हैं। जैसे
ओके का हो गया के, टॉक टू यू लेटर हो गया TTYL, जैसे वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट हो गया यूनिफाइड मास। ठीक है, आजकल शॉर्टकट का जमाना है तो उसने यू बोल दिया। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज आइसोटोप इज 12U। ठीक है, अब इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं बाकी एटम्स का एटॉमिक मास कितना है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी हम क्या निकालने वाले हैं, उसका रिलेटिव मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? Now we are going to write the atomic mass of definition. The atomic mass of an element is the relative mass as compared to 1/12 of mass of C12 कार्बन एसिटोप। मैंने बोला है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो आप देखते हो ना, वो दरअसल आप ये चेक कर रहे हो कि वो कार्बन एटम के 1/12वें हिस्से से कितना भारी है। आया समझ में? नहीं आया? Yes, कोई sir. बात नहीं, इसको और अच्छे Yes. समझाता हूं। अगर आप सोडियम का एटॉमिक मास बुक पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो 23U लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इसको मैं 23 इंटू 1U लिख सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, क्या sir. मैं 1U की वैल्यू ये डाल सकता हूँ? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसके sir. माइनस का अर्थ क्या है वो समझिए। वही कह रहा है, जो भी एक कार्बन एटम का मास है उसका 1/12 पार्ट जो भी वैल्यू आएगी उससे 23 गुना भारी है आपका एक सोडियम एटम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Here U is the reference and here this U is taken from the carbon। कार्बन में जो हमने उसका मास नंबर है उसको ऑब्जर्व करके उसको एटॉमिक मास असाइन किया, और हमने ये कहा कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज 12U और 1U की वैल्यू इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। Now this particularly 1U value can be used throughout the entire 108 elements atom, and we can easily find out the mass, atomic mass of any element। ठीक है, now let me show you the periodic table। एक्सक्यूज मी सर। सर Yes, जैसे यहाँ पे Na की लिखा हुआ है 23U, वैसे ही अगर किसी का भी निकालना तो हमें दिया होगा ना सर कि कौन सा U है, उसमें 23 है या बेटा 12 है या कौन। छोटे मोटे दिए होते हैं पर आपको याद भी करना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे एक चीज पूछनी है सर, एटॉमिक मास को हम लोग ये लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैं जैसे फिर यहाँ कह पे रहा हूँ। अच्छा एक चीज बता बेटा, सुन सुन सुन, इसका जवाब देता हूँ तेरे को मैं। तेरे घर में कितने लोग हैं? 4। 4। तो तू एक चीज बता, अगर उन चारों को वेट किया जाए तो मान लो कितना वेट, चार मान लो 300 केजी वेट आया, तो क्या उस 300 केजी को और 4 को सेम बोल सकते हैं क्या? नो सर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तूने ही बोला है कि सर ये 4 लोग को मिला के 300 केजी हुआ है। सिमिलरली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को वेट करके वो वैल्यू आ रही है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन के केस में हमने वो कंसिडर किया है कि वो 12U है, लेकिन एक्चुअल वो 12U भी रेफरेंस है बेटा, एक्चुअल थोड़ा ना है वो। समझ रहे हो? मुझे यू समझ नहीं आ रहा क्या है यूनिफाइड मास क्या है। T12 ये Yes. सब आइसोटोप इज इक्वल्स टू 12U सर, ये समझ नहीं आ रहा सर एटॉमिक क्या मास। समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया? सर ये 12U 8 का कैसे हो गया? उसमें तो 12। 12U हाँ 12U क्या है? सर। अरे बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? पहले तो आप मुझे बताओ बेटा, चैट बॉक्स में बताओ कि एटॉमिक मास किसने बच्चों को क्लियर हुआ है अभी? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स एवरीवन। आपको सर ये जो लिखना है क्लियर या नॉट क्लियर, बस आपको ये नहीं लिख रहा है मी मो ऐसे फालतू स्टेटमेंट्स मत दो मुझे। मी से मैं क्या समझूं? रियल मी या शाओ मी? चलिए बेटा, एटॉमिक मास अगर दिक्कत आई है मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
Excuse me, sir. बेटा अभी शांत रहो। देखो हम एक नया टॉपिक सीख रहे हैं आज, उसका नाम है एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास जो है दरअसल ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास से मतलब ये है कि हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि रेफरेंस से आपका दिया हुआ एलिमेंट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो कितना भारी है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। अंडरस्टूड? इतना आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, नाउ सवाल उठता है कि रेफरेंस क्या होना चाहिए। रेफरेंस क्या होना चाहिए, इसको चूज किया सबसे पहले हाइड्रोजन चूज किया, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन बनाता है, तो हमने फिर ऑक्सीजन चूज किया। ऑक्सीजन में कंट्रोवर्सी आई O16 और O18 की, जिसको डिस्कार्ड किया गया और कार्बन 12 चूज किया गया। कार्बन 12 एसिटोप का मतलब होता है कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12। यहाँ पे 6 होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और 12 जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। साइंटिस्ट ने ये बोला कि हम एक काम करते हैं, हमें ये बात तो पता है कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है यही तो मास इंपार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं इन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है ना, इसी को ही क्या मान लेते हैं, इसका एटॉमिक मास। Mass. समझिएगा, सिर्फ यहां हो रहा है, बाकी मैं पूरा डिटेल दे रहा हूं। तो एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन एटम इज 12। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो नंबर था, ये तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है, तो यहाँ पे बस नंबर तो नहीं छोड़ सकते, आपको मास की यूनिट देनी पड़ेगी, ग्राम के जी। उन्होंने क्या किया, एक नया स्केल डिवाइस किया, उसको उन्होंने बोला AMU, एटॉमिक मास यूनिट स्केल। बाद में इंप्रूव हो गया 12U हो गया वो। अब ये क्वेश्चन उठा, लोगों ने कहा कि भाई साहब ये तो आपका वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, आप इसको मास में कंसीडर कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला देखो आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या तो देख रहे हो, उसका नंबर तो देख रहे हो, पर साथ में ये यू नहीं देख रहे हो। ये एक नया स्केल है, एक नया मास का स्केल है जिसको हमने यूज किया है, और ये इसका एक्चुअल मास नहीं है, ये इसका एक्चुअल मास नहीं है, तो आप घबराइए मत। उन्होंने ठीक है बताओ कैसे, क्या क्या है, आप क्या बताना चाहते हो हमें? उन्होंने बोला कि आप एक बात तो मानते हो ना कि हमें जो एटॉमिक मास बता रहा हूं आपको वो एक एटम का ही मास है। उन्होंने बोला हाँ जी है एक एटम का मास। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन कार्बन एटम सर प्रोटॉन 12। क्या बेटा? सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 होता है, तो फिर वो एक एटम का मास कैसे हुआ? बेटा मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही मास इंपार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते। हाँ तो सर क्या हुआ? अरे क्या आधी बात अब तुम दबा लेते हो बेटा, बोला करो, क्लियर बोला करो, आधी बात बोल के चुप हो जाते हो, पूरा बोलो। सर सर 12 अभी तो आपने बोला कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, फिर आपने हाँ। कहा ये 12U है, ये मास ऑफ वन एटम है, क्यों ऐसा क्यों? बेटा ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा साइंटिस्ट ने किया, और वो जस्टिफाई भी तो कर रहा है ना। तूने बोला मैंने भले ही 12 वहां से पिक किया है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, लेकिन मैंने वहां ग्राम नहीं लिखा है, मैंने यू लिखा है, मैंने एक नया स्केल डिवाइस किया है, ताकि आप लोग मुझे फंसा ना पाए कि सर मास को आपने, नंबर को आपने मास में कन्वर्ट किया। तो वो कह रहा है एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल मास नहीं है। ये खुद भी तो यही कह रहा है ना कि इसने ये था ना बोल दिया कि एक्चुअल मास हो गया इसका, नहीं एक्चुअल मास नहीं है। तो इसने बोला कि आप क्या जानते हैं मास ऑफ वन कार्बन एटम, मैं तो कह रहा हूँ 12U, आप क्या कह रहे हैं? वो बोलेगा कि मैं कह रहा हूँ जी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 होता है हमारे अकॉर्डिंग। ये कह रहा है कि ये बराबर इसके ही है, आप घबराइए मत। तो अच्छा ठीक है, तो 1U क्या है? 1U होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। वो कितना है? इतना है, इसको डाल दो, सॉल्व करोगे आएगा 1U बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये 1U की वैल्यू आ गई। अब अगर आप 1U यहाँ डालोगे तो क्या 12, अब 12 आएगा आंसर, बताओ अब 12 आ रहा है आंसर? Yes, कहाँ है sir. 12? कहाँ है 12? No, sir. नो सर कैन यू नहीं सी आएगा। 12 नाउ? 12 तो गायब हो गया ना बेटा अब। Yes, sir.
तो समझ रहे हो बेटा, इसने चीजों को आसान करने की कोशिश की है। अगर उस एग्जाम्पल को लें एक्स एक्स वाले को, इसका इसका अब इस बच्चे का वेट 70 होगा तो इसका कितना होगा 140, ऐसा कितना होगा 210। तो Yes, बच्चा है sir. हाथी है क्या है ये? ठीक है, तो वी हैव टू सेट थिंग्स लॉजिकली। ऐसे नहीं रेफरेंस कर दूंगा कि हाइड्रोजन का अगर मान लो 1 ग्राम आ रहा है, वैसे 1 ग्राम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का अगर 1.66 दिस इस तरह से वैल्यू है, तो हम इस मास के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। ठीक है, सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने रेफरेंस में एक एच भी लिखा है, सर एच पहले डिस्कार्ड हो जाएगा सबसे पहले? हाँ बेटा, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन की थी। तो सर आपने पिछले पेज पे एक्स के बाद अपने जेड वाई और एक्स और यू लिखा था और फिर 0 इज इक्वल्स टू नॉन मेटल 0, वो एक बार वो पॉइंट समझा दीजिएगा सर। अब बेटा तुम्हें खुद पॉइंट याद नहीं रहता, याद रखा करो। डाउट्स तुम्हारे क्या रहते हैं नहीं पता लगता। सर क्या एक डाउट है इसमें? सेकंड, दिखाओ क्या डाउट है इसमें। सर इसके पहले वाले में था। सोया हुआ था क्या अभी तक? जग गया बेटा, चाय वाय मंगवाएं आपके लिए? सर यहाँ पे देखिए लिखा है सर एटॉमिक मास रिलेटिव मास, नीचे से लिखा है हाइड्रोजन का एक्स वाई जेड यू। अरे बेटा एक्स वाई जेड मैंने क्या बोला? एलिमेंट बोला है, ऐसी कोई भी एलिमेंट है रैंडम। अब मैं किसी एलिमेंट का नाम लेना नहीं चाह रहा था। और सर ये नॉन थोड़ा मेटल 0 मेटल 0 ये मुझे समझ नहीं जीरो आता। नहीं है बेटा, ऑक्साइड है वो। नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जब मैं क्लास में बोलता हूँ ना, ध्यान देना है क्लास में। दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके दिस इज मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्लास के पेस में चलो। अगर आप क्लास के पेस को मेंटेन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो क्या होगा? आप जानते हैं क्या होगा। ऐसे ही आप मास्टर को पीछे खींचोगे और बाकी बच्चे कहेंगे अरे यार इसको ये भी नहीं आया। ठीक है, हालांकि यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, बट स्टिल यहाँ जो अभी आपने डाउट पूछा, ये थोड़ा सा आप ढीले हो गए बेटा, लैग कर रहे हो। ठीक है, सर तो बढ़िया प्रोसेसर लगाओ। तो अभी अभी मुझे समझ में आया एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ एन एटम, इज अ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ पोटेशियम का जो मास है वो 39 है, 39U, इसका मतलब क्या है? ये 39 टाइम्स भारी है एक कार्बन एटम के 1/12 मास से। समझ में तो आया? इसके बदले सर हम डायरेक्टली जो मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिख सकते? अब बेटा वही तो कह रहा हूँ, इन्होंने कार्बन को रेफरेंस यूज करने का बहुत सीरियसली यही बताया कि नेचर में अर्थ में बहुत अबंडेंट है कार्बन। जो कार्बन 12 है उसका जो अबंडेंस है वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और स्टेबल है। बहुत सारे फैक्टर्स से इसलिए कार्बन को रेफरेंस चूज किया गया। यस सर। सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जो आवाज हमने कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बहुत कम आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ जो हमने 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 जो हमने निकाला था वो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम के इक्वल निकाला था। तो सर हम हाँ डायरेक्टली वो लिख सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। बेटा देखो, अब तो आप ले सकते हो, लेकिन इनिशियली इस तरह से ही उसे अचीव किया गया। अब समझ लो बेटा, मैं आपको यस सर। साइंस की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं अब उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, जो उन लोगों ने कर दिया मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो? यस सर। what how they achieved this atomic mass I am trying to tell you। तभी तो ये सारी हिस्ट्री चल रही है कि पहले हाइड्रोजन लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर कार्बन लिया, कार्बन को रेफरेंस चूज किया, उसके मास नंबर को ऑब्जर्व किया, उसी को उसका एटॉमिक मास मान लिया। पर लोगों को जस्टिफाई करने के लिए कि देखो मास नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग है, उन्होंने उसका एक्चुअल मास भी निकाल के दिखाया उस वैल्यू से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम का जो अगर रिलेटिव मास देखें तो 39U होता है, that is 39 times heavier than 1/12 of mass of C12 carbon atom। अब अगर आप इस सर पोटेशियम का मास 39U होता ही है या आपने ऐसे ही लिया था? ऐसी मन करा बेटा, देखो बाकी तुम्हें याद आ रहा है कुछ? अरे तो दूसरा लग रहा है, रुको एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अभी ना कॉल मी आफ्टर इट। ले लिया जाए। क्या? हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा?
कौन सर? मैं? हाँ तो कौन क्या कह रहा था अभी? तू ही कह रहा था शायद कुछ। सर मैंने कहा था कि मतलब आपने पोटेशियम का मास 39 है ऐसे लिया था या सच में होता है सपना 39 आया यू? था मुझे। देख इसमें है क्या, दिखा। Yes, sir. यस सर 39.0983. 9.0993 सर, ऐसे 0983। दिखा, अब दिखा। Yes, sir. यस सर, अब यस दिख गया। यस सर। यस सर। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल ला के रख दिया है, जिससे कि आप सभी का एटॉमिक मास देख पाओ। अब आप देख सकते हो ये वैल्यूज जो है ना ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल मास। लेकिन हाँ, इस वैल्यू से आप पता कर सकते हो हर एक का एब्सोल्यूट मास, यानी कि रिलेटिव मास को यूज करके आप उसका एब्सोल्यूट मास भी पता कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं सल्फर, सल्फर का 32 लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि एटॉमिक मास of sulfur is equals to 32U। अभी 32U का मतलब क्या है? ये 32 टाइम्स हेवियर है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन कार्बन एटम, 12 एटम। है ना? यस सर। यही है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब समझिएगा, क्या इससे हम पता कर सकते हैं एक सल्फर एटम का एक्चुअल मास? बिल्कुल कर सकते Yes, हैं। sir. देखो यस सर कर सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू पूरी पता है, दैट कम्स आउट टू बी 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। इसको सॉल्व करके आपको सल्फर का एक्चुअल वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। कितना आएगा बताओ फटाफट सॉल्व करके। सर 56.22 into 10 power minus 24 जल्दी में grams. हो, जल्दी में। 56 ये आएगी ना वैल्यू? सर Yes, sir. यही है. तो आप यस देख सकते हो कि यस सर। एक आटम का मैंने एक्चुअल एक आटम सल्फर का मास निकाल लिया जस्ट बाय यूजिंग दिस रेफरेंस। मोक्षी का समझ पा रहे हो बेटा इस रेफरेंस की वैल्यू क्या है? सर मुझे मुझे भी इतना क्लियर नहीं हो रहा, मैं पढ़ूंगी एक बार फिर। बेटा क्या क्लियर नहीं हो रहा है? सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपको जो ये मास दिया होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वो जो 32U लिखा हुआ है ना, वो दरअसल 32X है। अब X समझते हैं, आप कंफर्टेबल हो गए होगे आप कि हाँ ये X है, ये अननोन है, ये हमें कहीं से मालूम पड़ेगा। सिमिलरली जो U है ये भी अननोन है, ये कहीं से मालूम पड़ेगा। ये हमें कहां से मालूम पड़ेगा? ये हमें मालूम पड़ेगा रेफरेंस से मालूम पड़ेगा। और रेफरेंस मैंने सेट किया है कार्बन को, ठीक है? और मैंने बोला है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1U, ठीक है? इसका मास मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिकली पता किया हुआ है, वो कितना होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इस वैल्यू को सॉल्व किया तो कितना आया 1U, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। उसको डाल दिया यहाँ पे तो 32 इंटू दिस वैल्यू, आंसर कम्स इन योर हैंड। ये यू देख के इतना डिस्कंफर्ट क्यों हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। जैसा एक्स अननोन है वैसे यू अननोन है। यू तो मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 1U के बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो जो सर भी जब क्लियर है हाँ, बट आया कैसे वो क्लियर नहीं हो रहा ना। ये C12 कैसे आया? सर जब ये आपने वो प्रोसेस समझाई कि ऐसे 12 क्यों ले लिया फिर उसके बेटा बाद। देखो, ऐसा उन लोगों ने किया। मैं आपको आसान भाषा में बस ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कार्बन का जो मास नंबर 12 होता है, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मास इंपार्ट करते हैं। यानी कि इनका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो वेट होगा ना, वही वही तो उस कार्बन एटम को वेट दे रहा है, मास दे रहा है, सॉरी। तो ठीक है फिर यू वन एटम का वेट कैसे हो गया एटॉमिक मास मतलब। बेटा, वो रिलेटिव मास है, एक्चुअल मास थोड़ी ना है। अगर मैं कह रहा हूं तेरा वेट 100x है तो तू क्या 100 किलो की हो गई? टेल नहीं मी। सर, नहीं सर। फिर अब मैं x की वैल्यू मान लो 2/8 मान लू तो 2/4 मान लू तो कितना आएगा? 40 आएगा ना, ये 50 kg आएगा, है ना? Yes, sir.
तो आ गया ना ऑटोमेटिकली आंसर 50। एक्चुअल वेट मान लो तुम्हारा 50 है अगर, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गॉट द एक्चुअल आंसर। 100x को देख के नहीं घबराना है, उन्होंने रेफरेंस लिया है, वो रिलेटिव मास है आपका 100x, एक्चुअल मास नहीं है। समझ में आया? यस सर। ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा? यस सर, ऐसा फील हो रहा है मुझे को। अदर स्टूडेंट्स टेल मी, किस किस बच्चे को नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया नहीं समझ आया में। वो आ गया, चैट आ बॉक्स गया। में कमेंट करो, चैट बॉक्स में कमेंट करो। जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आया है वो बोलेगा, बाकी सब शांत रहेगा। बहुत सन्नाटा है चैट बॉक्स पे। बाकी बच्चे, अरे कृष्णा मत लिख बेटा, क्यों लिख रहा है? बोला है ना, मना किया है ना, जिसको नहीं आया है बस वो लिखेगा बेटा। तो इस अटेम्प्ट में सक्सेस रेट जो है वो 99% रहा है। कोई बात नहीं। मोक्षिका, डू यू वांट मी टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक वंस अगेन? यस सर। बेटा कुछ नहीं है, मैंने आपको बस इतना बताया है। देखो यहाँ जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है ना, वो मैंने एक रिलेटिव मास सिखा रहा हूँ। एटॉमिक मास रिलेटिव मास होता है, एक्चुअल मास नहीं होता। तो रिलेटिव मास के रेफरेंस तो चाहिए ना हमें, तो हमने कार्बन को चूज किया। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। ये जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू होती है, और हमें पता है कि इन दोनों का जो वेट होगा ना, वही तो मास इम्पार्ट करेगा। उसी कारण तो ये वेट आ रहा है 1.99 × 10⁻³ ग्राम। तो उन्होंने क्या किया, इस नंबर को चूज करके उन्होंने बोल दिया कि ये इसका एटॉमिक मास है। तो एक बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर गया कि ऐसे कैसे सर ये लो, तो उन्होंने बोला बेटा हमें एक्चुअल मास नहीं लेना, क्योंकि अगर हमने एक्चुअल मास लिया तो वही होगा कि पहले स्टूडेंट का वेट 50 तो 10वें स्टूडेंट का वेट 500। ये लॉजिकल तो नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया, एक नंबर माना 12u कर लिया, ठीक है, जो कि उसकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू थी। अब ये जो u है ये पूरा खेल को पलट के रख देगा। इस 12 को आप नीचे लेके जाओगे तो 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C2 कार्बन एटम, ये तो पता ही है कि एक ही कार्बन एटम का मास है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो वो आपने डाल दी यहाँ पे डाली, सॉल्व की, 1u की एक्चुअल वैल्यू ये आ गई। अब अगर आप इसमें सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है ये ओरिजिनल वैल्यू के बराबर ही आएगा। और ये उन्होंने ऑब्जर्व करके लिया, उन्होंने ऐसा सोचा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो मास दे रहा है, तो हम उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को रिलेटिव मास में लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन आता है। और ये ऑब्जर्वेशन सही बैठ गया। अब ये क्यों कर रहा था, ऐसे कैसे कर दिया उसने, मैं कैसे इसमें करूं? झगड़ा तो नहीं कर सकता, वो तो दुनिया में है ही नहीं अब, यस सर। है ना, वो प्रभु प्राप्ति कर चुके हैं। तो ये बेटा ये इस तरह से उन्होंने किया। अब इस पे ऐसा ही क्यों किया सर, कुछ और करते, तो ये मैं कैसे जज कर सकता हूँ? ये तो उन लोगों ने किया ना, मेरा काम, मैं तो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो ये तो हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री क्लास चल रही है। मतलब वो जो 12 था वो इन्होंने मतलब ऐसे ही लिया है अभी अंदाजे से, ये मतलब कंफर्म नहीं है कि उसका 12 ही है एटॉमिक मास। फिर उन्होंने यू की वैल्यू डाली और उसको क्रॉस करा, तब जाके उसका पॉइंट में आंसर आया एक एटम। हाँ देखो, और जो एक्चुअल मास निकाला उन्होंने वो इतना ही आया, और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू भी इतनी आती है। तब उन्होंने कहा कि हाँ हमने जो रिलेटिव मास जो लिया था सही लिया है हमने। समझ में आई बात? अब हर इसका एटॉमिक मास हम इसी से कंपेयर करने लग गए कि कार्बन से कितना ज्यादा है या कितना कम है। यस। फिर आगे चलिए, अब हमें एटॉमिक मास क्लियर है। अब हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स का बहुत सारा रिलेटिव मास होगा, है ना। तो लेट अस हैव अ लुक एट फ्यू atomic masses of common elements which you guys should know. सर इसी से हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1u आया ना। अब बेटा तू टॉपिक मत घुमा, क्या बोल रहा है? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इसी से रिलेटिव मास जो है वो 1u आया ना। बेटा 1u की वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हो गया? उसने सॉल्व किया, 1u की वैल्यू निकाली। 1u का ओके मतलब सर। है इतना ग्राम, ये एक स्केल है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन मत देखो, अब इतने ग्राम 1u का मतलब इतना होता है।
अब इसमें तो कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन एलिमेंट्स लिए हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 35.5 है क्या इसमें? आधा Yes. काट के डाला हुआ था क्या? No, नींबू sir. है क्या? आधा काट के डाल दिया नो सर। तो नो फिर? सर, नो सर ये सर। एबिडेंसी का मीन लेके फिर किया है। सर दरअसल सर बेटा एवरेज लिया है। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, Yes, sir. Cl35 और Cl37। ये 37। नेचर में 75% होता है, ये नेचर में 25% होता है। तो हमने क्या किया, इनका एवरेज ले लिया, एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा वो निकाल लिया। पढ़ेंगे अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में। सॉल्व करोगे 35.5 आएगा। तो इन दोनों के मास का एवरेज लिया है हमने, समझ रहे हो? Yes, sir. और यस ध्यान सर। दीजिए रिलेटिव मास है वो, एक्चुअल मास नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली कॉपर में भी यही है। तो ये जो डेसिमल में जो वैल्यूज देख रहे हो वो किसी एक एटम का जो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट करता है उसके वजह से वो डेसिमल वैल्यू आती है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। सर ले लिया। तो Sir, सर done. अगर अपन ऐसे बोल रहे हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसी भी नंबर का सपोज हाइड्रोजन तो 1U के ही बराबर होगा ना? हाँ, ओके सर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन में, इसलिए बनी हुई है वो, सिर्फ प्रोटॉन होता है एक। हाँ सर, मतलब कार्बन में किसी में भी। 6 + 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ओके, अब आपको एटॉमिक मास का आइडिया हो गया है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर Different एटॉमिक atoms मास रिलेटिव मास है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वो भी रिलेटिव मास होगा। आप दरअसल मॉलिक्यूलर मास को चेक करते हो कि एक मॉलिक्यूल जो है, वो कितना भारी है, कितना भारी है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम से। तो एक कार्बन एटम के जो 1/12 पार्ट की जो मास वैल्यू आएगी उससे वो मॉलिक्यूल कितना भारी है। तो इसका क्या बनेगा? इट इज द relative mass of a molecule as compared to 1/12 of mass of C12 carbon atom. Now you know that, बात करते हैं H2O के लिए, बात कर लेते हैं बेटा, सबसे सिंपल है। H2O में दो तरह के एटम है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1U, तो दो का कितना 1U, होगा 2U, 2U। एक ऑक्सीजन कितना होता है 4, 16U, एक ही 16. ऑक्सीजन है 16U आया, इसको ऐड करो कितना आएगा 18U। 18U। यानी कि ध्यान सुनिएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल 18 गुना भारी है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम से। Yes, एक sir. कार्बन एटम के 1/12 का जो मास होता है उससे वो 18 गुना भारी है। एक्चुअल मास निकालना है तो 18 इंटू 1U कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। तो आप वाटर मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास भी पता कर सकते हो यहाँ से। Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, क्या आप मुझे H2O2 का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं? सर किसका? H2O2 Yes, sir. 34. यस सर 34। सर 34। जिस जिस बच्चों को 34 आया सब सभी गलत हो। So 34 सर आपने रिलेटिव मास पूछा ना? हाँ, तो 16 + 16 तो 32 होता है।
सर 34U। तो 34U जिसका 34U आया है वो सही है, हाँ तो सर ठीक है। Yes, sir, क्योंकि अगर आप 34. 34 बोलते हो तो मेरे लिए मास नंबर हो गया। 34U बोलोगे तो देखो 34 अगर बोल रहे हो तो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बता रहे हो आप मेरे को। अगर आप 34U बोलते हो तो वो फिर वो मॉलिक्यूलर मास बनता है, वो U का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का 1U होता है और एक ऑक्सीजन का 16U होता है। टोटल कितना आया, 2U प्लस 32U 34U। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए पहले फटाफट इसका। सर टेकन। सर टेकन। Sir, please. चलिए अगला मॉलिक्यूल HNO3। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, नाइट्रोजन का होता है 14U, ऑक्सीजन का होता है 16U। सॉल्व कीजिए फटाफट। सर 64। सर जिसका 64U। ये हो जाए सर 64U। वो H2SO4 करेगा। सल्फर का होता है 32U। जिसका ये हो जाए वो H2CO3 करेगा। जिसका ये हो जाए वो SO2 करेगा, फिर CO2 करेगा। 63U। करो सारे फटाफट सॉल्व। सर 63U आ रहा है। सर 98 आ रहा है H2SO4। सर H2SO4 का Yes, sir. 90, सर 98U। सारे आप पहले सॉल्व कर लो, फिर एक एक करके हम जब सॉल्व करेंगे ना तो चेक हो जाएगा कि आपने कितना क्या किया है। सर ये SO2 और CO2 अलग है ना, ये दोनों? हाँ बेटा अलग है सर तभी तो। सारे हो गए। सर डन। पता है अमेज़न में ग्रोसरीज भी मिलती है। चलिए HNO3 हाइड्रोजन 1U 63 1 into H plus 1 into N plus 3 into O 1 into 1U plus 1 into 14U plus 3 into 16U। तो 1U plus 14U plus 48U 63U। जिसका आया है वो सही है, जिसका 63 आया है वो गलत है, जिसका सिर्फ कुछ और वैल्यू आया है वो भी गलत है। इसको देख लो, 2 into 1U plus 32U plus 4 into 16U। तो Sir, 2U plus 98U. 2U plus 64U 98U। Yes, sir. Yeah. इसका 44U। यस सर। सर उससे पहले का 64U। यस सर, उससे Yes, पहले sir. 62U। H2CO इसका कितना आया, 2U plus 12U plus 48U 62U। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या आप लोग अब निकाल लेंगे? तो ये Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो HNO3 का आप बोल रहे हो बार बार 63U, इसका मतलब क्या है? तो रिलेटिव मास 63 का नाम क्या है? 63 यूनिफाइड। No, sir. Sir, वो 63 times heavier है सर 1/12। Yes, sir. times Sir, 63 times का of relative carbon mass है। है as compared to 1/12 of mass of carbon 12 isotope. Heavier 3 टाइम्स भारी Then है 1/12 ऑफ 1 by कार्बन। 12 of ये मतलब of मास ऑफ C12 कार्बन आटम। ये Yes, बोल रहा हूं मैं, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार स्क्रॉल से कर दीजिए एक बार। क्या करता हूं?
सर उस साइड कर दीजिए एक बार। अरे क्या बोल रहा है बेटा? उस सर साइड सर दूसरी साइड पर कर दीजिए। अरे दूसरी साइड में क्या कर दूं? स्लाइड चाहिए कह क्या? रहे हैं सब। ये स्लाइड चेंज कर दो। ये चाहिए क्या? अरे जो कौन मांग रहा है? अरे बेटा मुंह खोल ले बेटा, थोड़ा सा एहसान मत कर मुझ पे। सर स्क्रीनशॉट ले लिया अब। ठीक है सर। अगर आप कुछ कह रहे हो ना तो बोलो, खुल के बोलो। मैं तो सोच रहा हूँ आप सभी बच्चों को कैमरा ऑन कराऊं मैं। सर ये रिलेटिव मास जो है सर ये रिलेटिव मास यही हुआ ना 63U98 यही हुआ ना रिलेटिव मास। हाँ रिलेटिव मास ही पढ़ रहे हो सारा ये। यस सर ओके। और सर अगर एक्चुअल पूछ लिया तो 1.66 इनसे इससे वन मल्टीप्लाई। 63 इंटू 1U कर दो, 1U की वैल्यू डाल दो, एक्चुअल मास निकल जाएगा। सारे बच्चे अपना प्रेजेंस फील कराओ मुझे नहीं लग रहा सारे बच्चे प्रेजेंट हैं यहाँ पे। सर क्या फील करा है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट आई तो वांट टू है। सी एवरीवन। प्रेजेंट तो है मतलब सर प्रेजेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट तो है। सर प्रेजेंट आई एम सारे बच्चे प्रेजेंट है, मोक्षिका प्रेजेंट है। ये एसडी सर कौन है? सत्यम गोयल। यस सर कैसे प्रेजेंट? कैमरा मार्क करो सारे, कौन कौन सर। है प्रेजेंट है मैं भी देखूं। सर हाँ बाकी बच्चे। सर आपकी स्क्रीन चली गई। हाँ मैं स्क्रीन हटाई है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे। सर मैं प्रेजेंट हूँ। तो मैं भी प्रेजेंट हूँ। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। मनोज सर जैन। मैं भी प्रेजेंट हूँ। यस मनोज सर। जैन बेटा सर मैं आप भी सभी प्रेजेंट कैमरा हूँ। ऑन करो बेटा, मैं आई वांट टू सी एवरीवन। फोर्टी स्टूडेंट्स ने कैमरा ऑन नहीं किया है सभी ने। Who is this Manik? Manik just left. Okay, put down your camera. No issues. सर मैं भी प्रेजेंट। Okay, Satyam. Zishan Atif, are you there? Zishan. Okay, good. I can see you, Zishan. Okay, fine. Yukti Varsne. Yes, sir. Vanshika. Yes, sir. Vaibhav Vasisht. वैभव वशिष्ठ। पारस सिंघल। वैभव वशिष्ठ बेटा मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। प्रेजेंट सर। वैभव वशिष्ठ लास्ट कॉल, आर यू देयर? Devinder Singh, I can see lots of students leaving classes. सडनली सर ने पकड़ लिया है सबको। ये कौन कौन इलीगल बैठा है इस क्लास में? बेटा आप मेरे जो भी बच्चा लिंक शेयर करता है ऐसी बेवकूफी मत करो। डोंट लेट एनीवन इन दिस क्लास। जिस चीज के लिए पे कर रहे हो दूसरा बच्चा उसे फ्री का फायदा उठाएगा। डोंट डू दिस। सर रख दीजिए। अगर आप लोग अपने फ्रेंड को लिंक्स दे रहे हो, दिस इज गोइंग टू हार्म योर फ्यूचर। आप अपने कॉम्पिटिटर को दे रहे हो, कल को वही आगे निकल के तुम्हारे पर हंसेगा। याद रखना इस बात को। ये दोस्ती सब बहुत टेम्पररी टर्म है, बहुत टेम्पररी टर्म है। जैसे वो सेशन स्कूल खत्म होता है, कॉलेज खत्म होता है, लोग गायब हो जाते हैं। साथ रह जाता है तो आपकी मेहनत, आपकी नॉलेज और आपका कर्म, और कुछ काम नहीं आता। ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एग्जाम से एक दिन पहले उसने मुझे बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री की बुक दे दे। आई सेड क्लियरली नो, यू कैन टेक फोटो स्टेट बट आई विल नॉट गिव यू बुक। सेट की दोस्ती खत्म, आज से तो खत्म, नो इश्यूज। I cannot compromise on my academics in front of friendship. अब फर्क नहीं पड़ता मुझे मेरे कितने से दोस्त हो, आप खुद पढ़ा दो उसको। अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हो उसकी ना,
तब खुद पढ़ाओ। इसमें आपका फायदा ये होगा कि जब आप उसे पढ़ाओगे ना तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पर आपकी नॉलेज एकदम क्लियर हो जाएगी। इसलिए नेवर गिव एनीवन एनीथिंग फॉर फ्री। मुफ्त की चीज की वैल्यू नहीं होती, या कोई पता है बहुत अच्छे से, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो मुफ्त की चीज की अगर वैल्यू नहीं होती है तो वो किसी को फ्री में मत बांटो, वरना वो आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है? एंड यू आर पेइंग फॉर दिस, यू आर पुटिंग एफर्ट फॉर दिस। इफ यू वांट टू हेल्प एनीवन, लर्न फ्रॉम मी, गो एंड टीच हिम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, एक बच्चा चुपचाप बैठे निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा मेरे को, बट मैं आपके लिए सोच रहा हूँ बेटा, क्योंकि उसने वही नॉलेज ले लिया जो आपको मिला। अगर आपने शेर और बिल्ली की कहानी सुनी है, तो बिल्ली को मौसी बोलते हैं, बिल्ली शेर की मौसी होती है। तो शेर को बिल्ली सब कुछ सिखाती है। जैसे ही शेर बिल्ली सब कुछ सीख लेता है ना, तो शेर सबसे पहले बिल्ली का शिकार करना चाहता है। तो बिल्ली झट से चढ़ आती पेड़ के ऊपर। तो शेर बोलता है, बिल्ली मौसी ये तो आपने सिखाया नहीं मेरे को। तो बिल्ली मौसी बोलती है, बेटा अगर तेरे को सब कुछ सिखा दूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? यस सर। यस सर, सुनिए। ये बताने के लिए योर फ्रेंड इज अ फ्रेंड, गप्पे लड़ाओ, बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, पढ़ाई में दोस्ती नहीं होती। अभी आपको आपकी क्लास लेते वक्त मेरे दोस्त का फोन आया, मैंने काट दिया, फिर आया फिर काट दिया, फिर 3 बार फोन कर दिया उसने, 3 बार काट दिया मैंने। मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इन फ्रंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। स्टूडेंट और टीचर के दोनों के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। और जिसके लिए नहीं है बेटा, वो फ्यूचर में गोलगप्पे की दुकान, भल्ले पापड़ी की दुकान, मैकेनिक, ये सारे काम करता है। काम बुरा नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती इस काम में, इंडिया में खास तौर से। फॉरेन कंट्री में जाकर अगर बर्तन नहीं मानते हो तो वहां पे वैल्यू उस काम की, इंडिया में नहीं है। ठीक है? आप इस बात को जानते हैं अच्छे से। और है ना, आप में से हार्डली 1% ही होगा जो फॉरेन कंट्री जाकर सेटल होने वाला है, ये शायद एक भी नहीं होगा। बुरा मानने की बात नहीं है, बस सच्चाई है बेटा। ठीक है? मेरे फ्रेंड जोन में एक भी ऐसा नहीं है जो फॉरेन जाकर सेटल हो गया हो। ठीक है? 1-2 महीने की ट्रिप भले लग गई हो, लेकिन सेटल कोई नहीं हुआ। तो रहना इंडिया में है, तो इंडिया में रिस्पेक्टेबल जॉब वही होता है बेटा, हाई प्रोफाइल जॉब्स। उसी से सोसाइटी इज्जत देती है, और वही जॉब लेने के लिए तुम्हारा फ्रेंड भी बैठेगा फ्यूचर में। तो अवॉइड दीज थिंग्स, डोंट लेट एनीवन इन दिस क्लासेस। और जो मनिक, हु इज दिस मनिक? आई वांट टू नो दिस गर्ल और दिस गाय। आई हैव टू ट्रैक दिस डाउन। मनिक हमारे रेगुलर स्टूडेंट है क्या? सर वैभव वशिष्ठ की भी 2 आईडी है, एक तो वैसे डेली वैभव वशिष्ठ, व्हाट इज दिस? हाँ, वैभव वशिष्ठ तो बोल ही नहीं रहा है ना, इसको रिमूव करते हैं। सर एक तो पूछता है क्वेश्चन, पर दूसरे का यस सर। यस सर, जिसका ब्लॉक लिखने है वो तो बात सर 2 आईडीज है, उसमें से एक तो क्वेश्चनिंग करता है, एक तो पार्ट है सर, दूसरे का पता नहीं। सर दूसरे का नहीं पता, एक तो मतलब हर ही क्लास में होता है हमारे साथ और क्वेश्चनिंग भी करता है, बट दूसरा तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है, कभी नहीं देखा उसको। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बैठने दो उसको। मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ ना आज, तो इसको मैं ट्रैक डाउन करता हूँ। एक वैभव वशिष्ठ है, इसके 2 आईडी हैं, और एक है मनिक। पता करते हैं इन बच्चों का कौन है ये। सर वो तो मैंने देखा है। सर मनिक तो वो भी क्वेश्चन करता है। सर मनिक तो बहुत ट्रस्ट में। क्या हमारा रेगुलर स्टूडेंट है मनिक? यस सर, रेगुलर स्टूडेंट है। यस मतलब वैभव वशिष्ठ है। वैभव वशिष्ठ, अगर आप मुझे सुन रहे हो बेटा, तो आई वांट आंसर ऑफ दीज 2 आईडीज इन एवरी क्लास। ये 2 आईडी से तुम क्लास ले रहे हो हर एक क्लास में, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि आप शायद कुछ अलग तरीके से लॉगिन हो रहे हो, और उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। मैं ये बात आगे पहुंचाऊंगा। नहीं सर, वो दोनों वैभव वशिष्ठ अलग अलग बच्चे हैं सर। यस सर, दोनों एक हैं। यस सर, दोनों अलग अलग हैं। आंसर ये दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात तो ये है ना बेटा, दोनों ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है? आईडी होना इज नॉट अ इशू, रिस्पॉन्ड नहीं करना इज अ इशू। कि मुझे आवाज ही नहीं आती इन 2 बच्चों की, नाम दे रहा हूं तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। दिस शोज कि इन्होंने फोन को साइड फेंका हुआ है लॉगिन करके।
चलिए, तो हमने एटॉमिक मास सीखा, हमने मॉलिक्यूलर मास सीखा. Now we need to understand this nature, and we know that nature is made up of matter, and there are various laws which are governed. There are various laws which are used to govern various chemical combination. So now we need to focus on law of chemical combination. तो जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हम ये पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे मैं आपको वो सारे लॉज बताने वाला हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपका जो नेचर है वो फॉलो करता है. जो ये लॉज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. दरअसल मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड. चलिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ किसने दिया था, पता है किसी को? सर एंटोनी लॉरेंस. 1789 में. ठीक है. दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये लॉ किसने दिया था? जोसेफ सर नेविशियर एंड जोसेफ केमिस्ट थे, इनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट. जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था सर. अगला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये लॉ किसने दिया था, पता है किसी को? सर जॉन डाल्टन. सर जॉन डाल्टन. वेरी गुड. कब दिया था? सर जब उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सर 1808 में. सर 1808. इन्होंने ये 1803 में दिया था. पर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर गिवन बाय डाल्टन. ठीक है. अगला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ठीक है. ये किसने दिया था? रिचर. सेवनटीन 1992 में. अगला लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. ये 5 लॉज है बेटा. ये किसने दिया था? गे-लुसाक. 1808 में दिया था गे-लुसाक ने. So these are the laws which we need to learn in law of chemical combination. ये जो नेचर में रिएक्शंस होती है ना, that are governed by these laws. Do you understand that? Yes sir. Yes sir. Yes sir. स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट. Sir taken. सभी का हो गया? मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ. यस सर डन. हो गया. चलिए पहले लॉ की बात करते हैं. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. ड्यूरिंग any physical or chemical change, total mass of reactant is equal to total mass of product. यानी कि रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के उतना ही मास होगा. आसान भाषा में मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ना तो आप मैटर को बना सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो. इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर. इसको ये प्रूफ कैसे हुआ? ठीक है, इसमें ये जो प्रूफ हुआ था ये लैंडॉट्स एक्सपेरिमेंट से हुआ था. क्या किया गया? 2 चैम्बर लिए गए. इसके अंदर भरा गया NaCl और इसके अंदर भरा गया AgNO3. ठीक है, रिएक्शन से पहले इस पूरे सिस्टम को वे किया गया. मान लो आया x ग्राम. अब इसको अपसाइड डाउन किया, हिलाया अच्छे से और इसको आपस में मिक्स करने दिया. जब आपस में मिक्स हो गया अच्छे से तो सिल्वर नाइट्रेट जो है उसकी रिएक्शन हुई सोडियम क्लोराइड से एंड वी ऑब्टेन सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. आपको मैंने बोला था रिएक्शन से पहले अगर मैं इस कंटेनर का वेट छोड़ दूं तो उसका वेट था x ग्राम. रिएक्शन के बाद भी इसका वेट कितना था? x ग्राम ही था. इसका मास कितना था? x ग्राम था. आई एम सॉरी मैं बार बार वेट बोल रहा हूं तो प्लीज पार्डन मी ऑन दैट. वो आदत है बेटा, पर दोनों अलग अलग टर्म है. तो LHS इज इक्वल टू RHS. आसान भाषा में रिएक्शन से पहले, चाहे वो फिजिकल चेंज हो केमिकल चेंज हो, रिएक्शन से पहले जितना मास होगा रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा. क्या ये क्लियर सभी को? यस सर. यस सर. सर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है? पहले तो बेटा लॉ बस समझना, तो लिमिटेशन छोड़ दे. तेरे को लॉ समझ में आया कि नहीं है पहले ये बता. यस सर, वो तो आ गया. तो नोट, इसको पहले नोट कर. सर नोटेड. यस सर, नोटेड. सर रिटर्न. सर डन. वेरी गुड. जिसका हो गया. चलिए एक सैंपल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, वो ले लेते हैं. सर यस सर, जैसे लैंडलॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का लिया है सर, और किसी का भी ले सकते हैं हम लोग? उन्होंने बेटा, अब वही ना बेटा, उसने लिया है उस टाइम जो लिया मैंने आपको बता दी. समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप कुछ और नहीं ले सकते. ये एक्सपेरिमेंट हर जगह वैलिड होगा. बताऊंगा कहाँ वैलिड नहीं होगा. पर ये कह रहा है कि रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद आप कुछ भी कराओ वो मास के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला. अब इस क्वेश्चन को देखो, गलत हो गया बेटा. ये तो दिख रहा है आप लोगों को, मैं रब कर देता हूँ, है ना? पीछे का स्क्रीनशॉट हमें ले लिया ना? यस सर. यस. इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है? सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है. इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक इथेनॉइक एसिड से. तो क्या मिला? सोडियम इथानोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट था, 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड था, 8.2 ग्राम सोडियम इथानोएट था, 2.2 ग्राम CO2 था
0.9 ग्राम ये बना। अभी कह रहे चेक कीजिए क्या रिएक्शन से पहले और बाद का मास सेम है, चेक कर लो। प्लस 11.3 आ रहा यस सर, है, 11.3 यस सर, है। सेम है 11.3 ग्राम्स। 9.4 प्लस सर सेम है। 9.3 ग्राम। So LHS is equals to RHS. This shows that reaction is following the pattern where total mass of reactant is equals to total mass of product. Yes, sir. This is law of conservation of mass. पर ये सर कहाँ इसमें वैलिड नहीं है, समझिए बेटा। देखो आप ये बात जानते हो रिएक्शंस में एनर्जी भी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये मास के कन्वर्जन से ही रिलीज होती है, और बहुत कम मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। ठीक है, जो आप घरों में फ्यूल यूज करते हो ना, मीथेन है, मान लो आप गाड़ी में मीथेन है सीएनजी की, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका छोटा सा फ्रैक्शन एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिससे आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो बहुत ना के बराबर जो मास है उसका कन्वर्जन के कारण आपकी वो गाड़ी चला सकता है। आप समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आटम के अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो ये तो मैंने बात की नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की, लेकिन अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो वहां पे बहुत सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो एनर्जी का मैं बात करूं तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 9 × 10⁷ किलो जूल। एक 0.001 ग्राम का जो मास है वो 9 × 10⁷ किलो जूल एनर्जी दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक एटम कितनी एनर्जी कैरी कर सकता है अपने अंदर। इतना ग्राम मास आपको 9 × 10⁷ किलो जूल एनर्जी दे सकता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन इज। तो आपने हाल फिलहाल में रशिया का हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्टिंग वीडियो भी देखा होगा। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिस्ट्रक्टिव दिस न्यूक्लियर रिएक्शंस इज। ठीक है, यस सर। सर पहले तो हम सिर्फ न्यूक्लियर फिजन कर बोलने दे बेटा मुझे। स्मॉल माइन्यूट चेंज ऑफ मास इनटू एनर्जी कैन लीड टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, क्योंकि वहां पे एक इफेक्ट, अगर देखो ये भी अगर चेंज होता है तो ये भी एक अमाउंट है, ये नेग्लिजिबल नहीं कह सकते आप इसको, ये कंसिडरेबल अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में हम काम ही ग्राम्स में करते हैं। सर मतलब जब भी एनर्जी रिलीज होगी तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। नहीं, गलत बोल रहे हो। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होगी तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यहाँ फॉलो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। यहां ये फॉलो होगा मास और एनर्जी। इसका मतलब क्या है, टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट is equals to total mass plus energy of product। तो मास और एनर्जी रिएक्शन से पहले जितनी होगी उतनी ही बाद में भी होगी। समझ में आया? यस सर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कहाँ नहीं होता है, तो यू विल टेल न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं होता है। यस सर। Yes, sir. एक्सक्यूज मी बोलो। सर, एक बार पीछे कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। नहीं दूंगा बेटा। क्या सर? नहीं करूंगा सर ये क्वेश्चन का वो तो रब हो गया बेटा। तुम क्लास में स्लो मचला करो। सर मेरी नेटवर्क इश्यूज है, मेरी आवाज शायद आपके पास धीरे जा रही है। क्या मुझे बेटा? नहीं समझ रहा। क्या सर ये नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, मैं आपसे उसी समय मैंने कहा था सर। नहीं बेटा, आपने मुझे पहले ये नहीं बताया कि नेटवर्क इश्यूज हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बोलता बेटा छत पे चले जा, छत पे पढ़ ले, मौसम इतना भी गर्म नहीं है कि आप छत पे नहीं पढ़ सकते। सर छत पे ही पढ़ रहा हूँ सर। छत पे पढ़ रहे हो तो नेटवर्क इश्यूज आना ही नहीं चाहिए। मैं इसमें जस्टिफाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ स्टेटमेंट में। ठीक है,
और अगर आपको नेटवर्क इशू है तो आपको ये स्क्रीन कैसे दिख रही है, वो स्क्रीन कैसे नहीं दिख रही थी? स्टॉप लाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आप बड़े सर डिले हैं, आपको हाँ, क्लास के पेज को पकड़ना पड़ेगा बेटा। देखो इस बात को समझो, नेटवर्क का एक्सक्यूज देके आप ये सब बोल सकते हो, ठीक है? नेटवर्क का एक्सक्यूज से आप क्लास लीव कर सकते हो, मैं मानता हूँ क्लास लेफ्ट हो गया सर, पर नेटवर्क के कारण एक स्लाइड आप पीछे चल रहे हो, ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये। अदर स्टूडेंट्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस? सर क्या पता उनका हो ही नेटवर्क इशू, सर हो जाता है सर ऐसे। ऐसा नेटवर्क इशू नहीं हो सकता पर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, नेटवर्क इशू हो सकता है पर ऐसा नहीं होगा कि आपका एक स्लाइड पीछे चल रहा हो, एक स्लाइड आगे चल रहा हो, या आप स्लाइड की स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहे हो। सर उसका और नेट अगर से मैं कनेक्शन और नहीं अगर होता सर। हाँ सर बोलो क्या नेट कह रहे से हो? कनेक्शन नहीं होता सर, हैंग हो जाता है तब होता है सर, तब भी आवाज नहीं जाती फिर। और अगर ऐसा हो रहा है आप तुरंत बताएंगे सर मेरा हैंग हो गया, वो स्क्रीनशॉट लेना पीछे करो। अब ऐसे क्या होगा कि मैं गलती से मैंने क्लियर मार दिया तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, फिर नुकसान आपका होगा। दिस डिले इज गोइंग टू अफेक्ट योर नोट्स, नॉट माइन। मैं जो समझा रहा हूँ बेटा ये आपके भले के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं पूरा स्क्रीन क्लियर करता हूँ ताकि मैं दोबारा से फ्रेशली लिख सकूं, तो उस केस में यू विल लूज ऑल द स्लाइड्स, और उस केस में मैं पीछे भी नहीं हो पाऊंगा। ओके सर, सॉरी। सॉरी नहीं बेटा, बस इसका ध्यान रखो, गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है? बस अवॉइड करो सारी चीजें। अगला हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को उठाओ, जैसे कि पानी, अ केमिकल, ध्यान सुनना, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। मतलब अगर आप वाटर की बात करो तो इसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, दुनिया के किसी भी कोने चले जाओ, ठीक है? पानी नेपाल का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, इंडिया का ले लो, चाइना, जापान, भूटान, अमेरिका, पानी का फॉर्मूला यही होगा, और उस पानी के अंदर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है? और ये आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। कौन सा मास? एटॉमिक मास, याद रखेगा, समझाता हूं। H2O, अगर आप जब भी बोलोगे सर H2O, तो इतना है कि उसके अंदर हाइड्रोजन ही होगा, और इतना है उसके अंदर ऑक्सीजन ही होगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U। ऑक्सीजन कितना होता है? 2U। या कितने हाइड्रोजन? 2 है, तो 2:2 2:16। 2:2U into 16U, तो रेशियो कितना आया? यस 1:8। सर, सर वन यानी इज कि टू एट यानी कि H2O में जो कॉम्बिनेशन यस हुआ है वो 1:8 का हुआ है। तो पानी दुनिया के किसी भी कोने का ले लो, 1:8 का ही कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या आपको यस सर। धरती पे पानी कैसा है ये पता है? मतलब सर धरती से सर मतलब? पानी कैसा है मतलब? अर्थ पे पानी कहाँ से आया? द मीटरॉइड्स। क्या नाम था उसके मेट्रोइड का? नाम नहीं याद है। पता करना, ठीक है? तो ओके फिलहाल जो सर। नया लॉ मैंने आपको बताया है, इस लॉ का नाम है, सर एक बच्चे ने चैट पे लिख दिया थिया। अ प्योर केमिकल कंपाउंड, यहाँ लिख देता हूँ, a pure chemical compound always contain same element combined together in the same definite proportion, in the same definite proportion
बाय देयर मास। इसने क्या बोला है, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड लेगा जो प्योर होगा उसमें हमेशा सेम एलिमेंट ही होंगे और वो आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन हो रहे होंगे। जैसा कि अब तुमको मैंने H2O में दिखाया, दुनिया के किसी भी कोने से पानी ले आओ, पानी का रेशियो ये जाएगा। सिमिलरली CO2 की बात करूं, CO2 में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही रहने वाला है और उसका रेशियो क्या होने वाला है, 3:8 का रेशियो होने वाला है। 3:8 समझ में आया? यस सर। यस सर। इसको नोट किया जाए। सर डन। 5 मिनट रह रही है, मैं डाउट पूछ लूं? क्या बेटा? सर 5 मिनट रह रही है, मैं डाउट पूछ लूं? नहीं बेटा अभी नहीं, मैं क्लास के बाद आपको टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। नोटेड? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, यस सर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं लिमिटेशन की। तो एक बार थोड़ा सा इसको और दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये कहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपाउंड आया कहां से है। अगर आप उस कंपाउंड को देख रहे हो तो उसमें एलिमेंट और उनके बीच का प्रोपोर्शन सेम रहने वाला है। तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 फर्क नहीं पड़ता कहां से आया है। आपने कैंडल बर्न किया तो CO2 मिला, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करवाया तो CO2 मिला, आपने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराई तब आपको CO2 मिला, या फिर बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इसको हीट किया तब कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो उसके अंदर हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा और वो हमेशा 3:8 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। सर डन। सर अगर हमें ये वर्डिंग्स में लिखना होगा तो कैसे? अभी तो मैं समझाया, वर्डिंग लिखाई तो है। A pure chemical compound always सर नहीं contains same element सर, अगर combined हमें ये together in the लिखना हो same कि उसे proportion CO2 से कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ से सोर्स आया तो कैसे लिखेंगे सर? वो नहीं। irrespective of source बोल दो, अब लास्ट में लाइन ऐड कर दो irrespective of source। सर इट इज अ लिमिटेशन ना? बेटा लिमिटेशन नहीं है, मैंने लिमिटेशन कहाँ बोला है, ये एक दोबारा मैंने आपको समझाया है। लिमिटेशन तो बताऊंगा मैं अभी आपको। चलिए लिमिटेशन की ओर चलते हैं। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि आइसोटोप के केस में वैलिड नहीं होता। अगर मैं CO2 की बात करूं, आपने बोला सर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा, लेकिन आपको ये पता है कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो ये जो है ना, ये बढ़ जाता है सीधे दो केस में। पहला जिसमें कार्बन ऑक्सीजन होगा, दूसरा उसमें कार्बन, यहाँ पे 12 कार्बन होगा, यहाँ पे 14 कार्बन होगा। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब इसमें रेशियो देखो, 12:32 रेशियो आएगा क्योंकि दो है ना, दो ऑक्सीजन है। और यहाँ रेशियो आएगा 4:32, यहाँ आया 3:8 और यहाँ पे आया 7:16। समझिएगा, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर द फिक्स प्रोपोर्शन। नो, यहाँ फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रोपोर्शन हो गया, तो आइसोटोप पे ये नॉट वैलिड। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसमें हम कार्बन 12 का लेते हैं ना? क्या सर ये जो लेते हैं सर 3:1 हम रेशो, सर ये कार्बन 12 का लेते हैं ना सर, नेचर में ज्यादा हाँ होता है इस बेटा, वजह हम से। जो रेशियो ले रहे हैं ये अगर C12 है तो 12 लोगे, 14 है तो 14 लोगे। ये पहली लिमिटेशन है। दूसरा है आइसोमर। आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट।
ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। फॉर एग्जांपल C2H6O, मैंने बोला ये केमिकल कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट भी सेम है, पर क्या ये सेम, समझिएगा, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें एलिमेंट भी सेम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये सब इनका कार्बन प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन का चेंज हो रेशियो, जाती हैं। अरे चुप रहे बेटा, चुप रहे, पढ़ा रहा हूँ, शांत रहे, समझिएगा। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, मॉलिक्यूल का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें एलिमेंट भी सेम है, और उनका रेशियो क्या आएगा, 24:6:16, तो आएगा 12:3:8, समझिएगा। कोई कंपाउंड है, मुझे नहीं पता कौन से कंपाउंड निकलेगा, लेकिन उसमें सेम एलिमेंट है और रेशियो भी सेम है, पर क्या इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड निकलेगा, नहीं, इससे दो कंपाउंड निकलेंगे। C2H5OH ये होता है इथेनॉल, एक होता है CH3OCH3 ये होता है ईथर। तो उसने क्या बोला था कि एक केमिकल कंपाउंड में एक ही तरह के एलिमेंट होंगे और एक ही तरह का रेशियो होगा, लेकिन यहां तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड में एक ही तरह के एलिमेंट है और एक ही तरह का रेशियो है, तो यहां पे भी आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। एम आई राइट? यस सर। समझ में आया सभी को ये? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आइसोमर नहीं है बेटा मैंने ये बोला है, आइसोमर वो होता है, आइसोमर वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, C2H6O एक ऐसा कोई कंपाउंड है जो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, मैंने उनका फिर का रेशियो निकाला 12:3:8, ठीक है। नाउ मैं ये कह रहा हूं कि भले ही एलिमेंट सेम हो, रेशियो सेम हो, लेकिन फिर भी उससे आप 2 डिफरेंट कंपाउंड निकाल सकते हो, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं हुआ ना। लॉ तो ये कहा था कि अगर एक कंपाउंड है उसमें एक ही तरह का एलिमेंट होगा, एक ही तरह का रेशियो होगा, यहाँ तो डिफरेंट कंपाउंड है, उसमें एक ही तरह का एलिमेंट है, एक ही तरह का रेशियो है, ये तो गलत हो गया ना। ओके सर। समझ में आया सभी को? यस सर। ईथर का फॉर्मूला क्या लिखा है? यस सर। सर ईथर का फॉर्मूला CH3OCH3 ईथर है, डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं इसको। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की क्लास हम यही एंड करेंगे बेटा। ओके सर, गुड इवनिंग सर। डाउट पूछ बेटा अपने। सर बस स्टेबल में जो कल हमने मतलब इससे पिछली क्लास में, सर स्टेबल का मतलब क्या है कि वो रिएक्टिव नहीं है? बेटा स्टेबल का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपने आप नहीं करेगा, आप फोर्सफुली करवाओगे तो ही करेगा। स्टेबल का मतलब ये है कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना लूज करेगा, ना शेयर करेगा इजिली, फोर्स करने पे तो कुछ भी हो सकता है। ओके सर। और सर जैसे Na जो मतलब उसके पॉजिटिव आयंस हैं, उसमें हम जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 10 लिखेंगे या फिर 11 नहीं बेटा, Na पॉजिटिव आयन में उसका एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा, क्योंकि जो Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप नहीं निकाल सकते किसी एटम से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर निकाल